जो हमने देखा था लास्ट में, एक ये वाला एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, काला कानून। ऐसे हमारे यहाँ रोल एक्ट को कहते हैं काला कानून, वैसे ही साउथ अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था अफ्रीका में जाके एशियाई लोगों को, तो उसके लिए आता था। और उसके बाद 1909 में कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड। 1900 से 1909 के बीच में वो 2 बार इंग्लैंड जाते हैं। एक बार वो सावरकर वाली घटना हमने पढ़ी थी, तो ये वाला है। और उस टाइम अफ्रीका को अफ्रीका में एक यही हुआ करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ इनका ही हुआ करता था, ठीक है। अब इसी टाइम टॉलस्टॉय के पैसिव रेजिस्टेंस पर पत्र लिखते हैं टॉलस्टॉय को। टॉलस्टॉय का इंपोर्टेंट है, 1910 में इनकी मृत्यु होती है टॉलस्टॉय की, तो उससे 1 साल पहले ही लगभग इनकी वार्तालाप हो रही थी गांधी जी की इनसे। गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखे और उनका रिप्लाई दिया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है टॉलस्टॉय की, ठीक। रशियन व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक। तो टॉलस्टॉय हिंदू स्वराज पर, उसके बाद ये हिंदू स्वराज पर लिखते हैं। हिंदू स्वराज हमने बात करी थी, जहाज में जाते हैं, खिलडोलन करके जहाज था कैसा, उसमें जहाज में जाते हैं और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक बुक को लिखते हैं जहाज में बैठे बैठे, ठीक। तो अपना जब खाली टाइम हुआ करे कुछ लिख लिया कर, सोचो उन्होंने जहाज में जाते जाते एक बुक लिख दी, ठीक है, यात्रा के दौरान। उसके बाद 1910 में हमने बात करी, टॉलस्टॉय का जवाब भी आता है उनके लिए, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे हमें ज्यादा जानना नहीं है। गोखले दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं और इसी के बाद पश्चिमी वस्त्र त्यागे जाते हैं, ठीक है। मतलब यहीं से गोखले के मन में, गांधी जी के मन में आता है क्यों ना पश्चिमी वस्त्रों का त्याग कर दिया जाए, जो धोती कुर्ता वगैरह है उनको पहना जाए, तो गोखले भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये वाली साउथ अफ्रीका की घटनाएं थी और विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। विश्व युद्ध स्टार्ट के बाद मेन चीज थी कि गांधी जी की आलोचना होती है। वही गांधी जी साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, और वही गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? क्योंकि गांधी जी की विचारधारा थी कि अगर कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, मतलब हृदय परिवर्तन का क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो अगर कोई कमजोर है तो उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो। यही क्या है, सत्याग्रह, जिसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी जो चीजें देखेंगे, सबसे पहली टर्म आती है एक सत्याग्रह, ठीक। साधन साध्य, इन पे भी कल बात हुई थी, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होगा, सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है। सत्य मतलब सत्य क्या होता है, तो गांधी जी का मानना था देखो कि सत्य के अगर रास्ते पर चलोगे, ठीक है, अगर सत्य के रास्ते पर चलोगे तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी, और सत्य के रास्ते पर अगर नहीं चलोगे तो मंजिल मिलेगी भी तो शायद परमानेंट ना हो, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते थे इसमें सत्याग्रह में, सत्य, अहिंसा और आत्म बलिदान पर बल देते थे। आत्म बलिदान खुद से करो वो चीजें, जैसे एक कोट है कि खुद जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले खुद में लेके आओ, ठीक है। मतलब हम उम्मीद करते हैं दूसरे से, तो वो बदलाव सबसे पहले खुद में लेके आओ। तो किसकी बलिदान की बात, आत्म बलिदान की बात। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि जाओ मार दो जाके, जेल में चले जाओ जाके, ऐसा होता है ना कि देखो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग, डॉन टाइप के लोग, वो खुद कभी नहीं करते। जैसे नेताओं के बारे में कहा जाता है ना, जैसे जम्मू कश्मीर का जब इशू आता है तब ये हमेशा चर्चा में रहती है कुछ बात है कि उन नेताओं के लड़के कहाँ पे पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ रहे होते हैं, अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, और वही लोग भारत में क्या करते हैं, पत्थरबाजी करवा रहे होते हैं, ठीक है। कश्मीर के विषय में ये हमेशा से चर्चा में चलता है, ठीक। तो ये था, तो गांधी जी के सत्याग्रह में क्या था कि जो रणनीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए। याद रखना ये फर्स्ट पेपर ही नहीं है, आज जो पढ़ेंगे वो फोर्थ पेपर में उतना ही जरूरी है, ठीक है। गांधी जी की पूरी विचारधारा फोर्थ पेपर में भी है और बराबर है, ठीक। तो फर्स्ट पेपर नहीं, फोर्थ पेपर दोनों में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या था, माध्यम क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा और क्या होना चाहिए, आत्म बलिदान। क्योंकि देखो बड़ी चीज पाने के लिए बलिदान तो देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सत्य, उसके बाद अहिंसा। क्योंकि अगर अपनी बात रखोगे तो हो सकता है दूसरा पलटवार करे। अब तुमने किसी से कहा ऐसी बात सही नहीं है, तुमने ही चोरी करी थी, ठीक है, और उसने कहा मैंने नहीं करी थी, तुमने कहा नहीं मुझे पता है तुम नहीं करी थी, उसने तुम्हारे लिए दिया, तुमने पलट के 2 दिए उसे, अब मामला खराब हो गया ना, तुम भी फंस गए। तो यहाँ पे क्या करना, अपनी बात तो कह रहे हो पर किस तरीके से कह रहे हो, अहिंसक तरीके से कह रहे हो। जैसे रोड पे चलते चलते होता है ना, कभी रोड पे जा रहे सुना और नहीं कुछ, जैसे अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, कार वाले ने क्या किया, कार को टकरा दिया था दीवार, मतलब किसी दुकान में, कार वाले ने कार को दुकान में, वो निकल के बाहर आ गया क्योंकि दूसरा व्यक्ति मदद करने आया, उसने कहा मैं पीछे कर दूं कार को, मतलब कोई मरा वरा नहीं था,
पीछे कर दूंगा। वो बैठा, उसने गाड़ी को पीछे किया, वहां पे जो लोग थे उन्होंने समझा यही चला रहा था, और कुटाई किसकी हो गई? इस वाले की हो गई। वो जो था, वो जो असल में ड्राइवर था, वो दूर सामने कैमरे में दिख रहा था, दूर खड़ा था, उसने कुछ नहीं तो अब वो कहना चाह रहा था, वीडियो में जो दिख रहा था उसके हिसाब से वो बताना चाह रहा था, पर भीड़ कभी सुनती है क्या? ठीक है, तो अगर हिंसा का माध्यम होगा तो कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, कि दूसरे की सुनोगे ही नहीं। अहिंसक होगा तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगी, तो थोड़ा सुनने का मौका मिलेगा, ठीक। तो और आत्म बलिदान ये जरूरी रहेगा, ठीक है। दूसरा है, गांधी जी का मानना था, जो सबसे मेन मानना था, वो था कि विरोधी के हृदय पर बाण करना है, हृदय के परिवर्तन पर। अब देखो, ये बात से सहमत होना बहुत कठिन सा है, वो भी इस एज में, ठीक है। ये कहो कि हम इंतजार करेंगे, गांधी जी कहते थे कि इंतजार करेंगे हृदय परिवर्तन का। अब वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, इतने बड़े राजनेता थे, पूरा साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा काम किया, 20 साल उन्होंने कार्य किया, तो कोई बड़ी बात तो कह रहे, मतलब अगर कोई बात कह रहे हैं तो किसी बल पे ही कह रहे होंगे। तो उनका मानना था कि देखो, अगर किसी का चेंज करना है परमानेंटली, हो सकता है कि देखो, हृदय परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, अब किसी कोई विरोध में किसी बात पे बाहर गए और किसी का विरोध करते हो, उसने तुम्हें कुछ लालच दिया, तुम पक्ष में आ गए, 52वां संविधान संशोधन पड़ा, दल बदल वाला, आया राम गया राम, एक हफ्ते में ही 4-5 बार नेता तो बदल लेते हैं, ठीक है। तो रात में इधर है, सुबह उधर है, फिर रात में उधर आ गए, तो क्या होता था, हृदय परिवर्तन अगर टेम्परेरी करवाना हो तो कोई आसानी से कर लेगा, ठीक है, आसानी से, कोई बड़ी बात थोड़ी ना किसी का हृदय परिवर्तन करवाना, 2 मीठे बोल लो हो ही जाएगा परिवर्तन, ठीक है। पर अगर किसी को परमानेंट करवाना है हृदय परिवर्तन, तो क्या चाहिए, कैसा, उसका हृदय अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या होगा, उसके हृदय में जगह बनानी है। अब वो कैसे बनानी है? गांधी जी के अनुसार, कि अगर वो तुम पे हावी हो रहा है तो हावी हो जाने दो, क्योंकि एक समय के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है। एक समय के बाद क्या होगा, एक समय तक वो तुम्हें, जैसे गांधी जी कहते थे ना, सुना होगा, एक गाल पे कोई मारे, दूसरा करे। आजकल मूवी में क्या चलता है कि एक करे तो दो, ठीक है, बदले, ठीक है। अब गांधी जी कहते थे एक करो दूसरा कर दो, अब दूसरे पे मारे तीसरा कर दो, ठीक है, उसके बाद बताते नहीं हो, ठीक। अब इसका कारण क्या था कि अगर एक मारेगा दूसरे मारेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा, उस व्यक्ति के मन में ये कभी ना कभी लगेगा कि देखो, अगर ये व्यक्ति हिंसा ही नहीं कर रहा है, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे, जब सरोजनी नायडू पे हिंसा हुई थी दर्शना वाले एरिया में, तो बहुत मतलब भीषण हिंसा थी, सबको मारा गया था, किसी ने हाथ नहीं उठाया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों की बहुत आलोचना भी हुई और इंटरनेशनल स्तर पर हुई, तो फायदा गांधी जी को मिला। अब इसमें एक और फायदा मिलता है, ये केवल बातें नहीं है, हृदय परिवर्तन। जैसे कि मान लो हाथ करे हो, कोई ऐसे खड़ा है नॉर्मल, कोई उस टाइम गांधी जी का कोई व्यक्ति है अनुयायी, वो ऐसे करे खड़ा है, और अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 2 लाठियां मार दी। अब होगा क्या, अंग्रेजों ने 2 लाठियां मारी, गांधी जी और अनुयायी क्या कहेंगे, देखो देखो इनने मारा है, हम तो हिंसा ही नहीं कर रहे थे, हम हिंसा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मतलब ये कितने निर्दयी हैं। अब न्यूज़पेपर में छपेगा, अंग्रेजों ने निर्दयी व्यक्ति को बेरहमी से मारा, ठीक है। अब आलोचना किसकी हो रही है, अंग्रेजों की। क्या अंग्रेज दोबारा से हिंसा करेंगे? समझ में आ रहा है दिमाग गांधी जी का, वो छोटे लेवल पे नहीं सोचते थे। और अगर क्या होगा, अब तुम ऐसे हाथ करे खड़े हो और आंदोलन हो ही रहा है, अभी अंग्रेज सामने आए, अंग्रेज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब तुम क्या कह रहे हैं, पीछे से कानून पुलिस वाले बताओ क्या कर रहे हैं। अब उन्हें मतलब समझ कि क्या कर लिया। अब दोनों तरीके से गांधी जी की विजय हुई ना, इसमें विजय दोनों तरीके से हुई सत्याग्रह में। क्या है कि अहिंसक माध्यम अपनाना है, अगर पीट दिया तब भी गांधी जी का पक्ष है, मतलब तब भी अहिंसा जीती, और अगर नहीं पीट पाया तब तो जीती, ठीक है। तो दोनों आत्मनिर्भर हैं इसमें, वो कैडबरी वाले, ठीक है। तो ये वाला है, तो इसमें था। अब इसमें 2-3 तरीके थे। एक था विरोध प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करते ही हो जैसे घर में करते हो, ठीक है। तो फिर अपनी बात को रखना, प्रदर्शन करना। उसके बाद उपवास रखना। अब ये उपवास ओ माई गॉड वाला नहीं है कि बाथरूम में जाके बर्गर खा दिया वाला, ठीक है, वो उसमें होता है, ठीक, वो वाला नहीं है। उपवास का मतलब है परमानेंट, सच में उपवास रखवाने का, ठीक। क्या जी? हाँ, और जेल जाने जैसे कार्य में शामिल थे, जैसे गांधी जी और उस समय जितने नेता हुआ करते थे, जेल को अपना दूसरा घर कहते थे।
एक घर है, घर में रोटी खाओ, नहीं तो दूसरी वाली खा लो, ठीक है, क्या अंतर है? तो घर को अपने जेल को अपना घर ही समझते थे, ठीक। तो ये तीन चीजें, सत्याग्रह समझ में है थोड़ा, ठीक है। सत्याग्रह क्या है? सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। इसमें तीन चीजें शामिल होंगी, कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा और बलिदान। किसका बलिदान? दूसरे का नहीं, अपना बलिदान। कि दूसरे कह तो जाओ लड़ो जाके, हिंसा करो जाके या अहिंसा करो जाके, अपने साथ बैठे सबसे पहला व्यक्ति वही होगा। गांधी जी खुद आगे आते थे, हर आंदोलन में देखो वो खुद शामिल होते थे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद क्या चीजें शामिल थी? विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उपवास हो सकता है और जेल पर, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती थी। साधन साध्य की पवित्रता देख ली है, ठीक है। ये दोबारा भी है नीचे स्लाइडों में, साधन साध्य। अब साधन साध्य पे कल हमने बात करी थी। साधन क्या होता है? प्रोसेस, ठीक है। जो साधन है, जो माध्यम है, ठीक है। और साध्य क्या होगा? टारगेट, ठीक है। लक्ष्य जो है वो क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। अब इनके विचारों में और बाकी लोगों के विचारों में अंतर है गांधी जी के इस मायने में। बाकी लोग कहते थे कि साध्य पे टारगेट करो ना, सीधे टारगेट पे। टारगेट मेन लक्ष्य होना चाहिए, चाहे कैसे भी मिले, मार के मिले, काट के मिले, कैसे भी मिले, टारगेट हासिल होना चाहिए, ठीक है। लालच देंगे हो। पर गांधी जी क्या कहते थे? नहीं, साधन जितना पवित्र होगा साध्य उतना ही परमानेंट होगा। इसका एग्जांपल भी है, चाइना में भी चेंजेस हुए हैं, रसिया में भी चेंजेस हुए हैं, अभी देखो, ठीक है। पाकिस्तान में भी हुए हैं, ठीक। अब रसिया में जब क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति वगैरह नहीं अभी पढ़ी, तो केवल इतना समझ लो रसिया में क्रांति हुई। उसके बाद भारत में भी क्रांति हुई, मतलब भारत भी आजाद हुआ, रसिया भी आजाद हुआ, चाइना भी आजाद हुआ। भले ही चाइना हमसे आगे हो, पर अगर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और इन चीजों को देखोगे तो किसके पास जाना है? हमारे पास जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की नजर में क्या था? उनका साधन सही नहीं था। रसिया में कैसे क्रांति हुई थी? पूरे जो जार हुआ करता था उन्हें राजा महाराजा सबको मार दिया गया, सबको मारा, और मारने के बाद सत्ता हत्या दी गई। चाइना में क्या हुआ? कल हमने जाना था, जो असली चाइना के लोकतांत्रिक नेता थे तो ताइवान भाग गए थे, ठीक है। ये लोग तो क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो असल में यहाँ पे साधन सही था क्या? नहीं था। तो साध्य सही है क्या? नहीं है। आज भी लोग परेशान हैं। वो जो दिखता है टीवी पे, इनका पता होगा टीवी पे हर एक चीज सरकार के द्वारा कंट्रोल होती है। चाइना, ठीक है, चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, रसिया हुआ, ठीक। तो अब इनके मन में क्या था कि साधन अगर पवित्र होगा तो साध्य अच्छा हो ही जाएगा, ठीक। तो ये था। अब इसमें क्या होगा? गांधी जी ने हिंसा, धोखे, अन्यायपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता लेने से मना कर दिया था। मतलब उनका मानना था कि धोखे से, मार के, हिंसा से ऐसे स्वतंत्रता नहीं ली जाएगी। अब ये सोचो, अभी 144-140 करोड़ जनसंख्या तो हो चुकी है हमारी आज के डेट में, ठीक है। उस समय भी करोड़ों में थी। गांधी जी एक बार गए थे, सब खत्म हो जाता, गंगा में बहा दिए जाते, पवित्र बाढ़ में एक डुबकी लगा लेते, पाप धुल जाते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था ना, पर उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, ठीक। तो ये बात हो गई साधन की पवित्रता पे बन गए। अब कुछ विचार हैं जो नोट्स में लिखे हैं, हालांकि ऐसे ही तुम लोगों ने देखे तो नहीं होंगे, इतना कष्ट दिया नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने दोबारा से याद आ दिया। सबसे पहले कौन सा था? सत्याग्रह, जो जान चुके हैं। साधन साध्य, इन पे कल भी बात हुई थी। वर्ग संघर्ष पे भी हमने बात करी थी। वो वर्ग समन्वय पे, गांधी जी वर्ग समन्वय में बात करते। समन्वय का मतलब हुआ चाहे कौन सी भी कम्युनिटी हो समाज की और कौन सा भी धर्म हो, अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो आजादी कैसी लगेगी? ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा आसान होगी। अगर किसी वर्ग को पीछे छोड़ देंगे, हो सकता है देश आजाद हो जाए, पर पूरा समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो वर्ग समन्वय पे बात करते थे। और उनका एक विचार कौन सा था? सर्वोदय। सर्वोदय में क्या था? सबका उदय करना एक साथ, ठीक है। अधिकतम लोगों का नहीं, सबका। यहाँ पे दो चीजें विचार होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान एक निर्णय दिया था, वो निर्णय और सर्वोदय का निर्णय थोड़ा अंतर से समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान यूपीएससी का पेपर टलने वाला था, ठीक है, यूपीएससी का पेपर टलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि देखो पेपर टलना चाहिए क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम कोरोना में मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दिन सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टालने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, क्योंकि आपका कर्तव्य क्या है? डॉक्टर को देखना। डॉक्टर बने हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य पेपर देना थोड़ी ना है कि तुम्हारे पेपर टलेगा। तुम्हारा पहला कर्तव्य तो बीमार को देखना ही है ना, ये तो सेकेंडरी है,
यहाँ पे हम ये देखेंगे अधिकतम लोग किस पक्ष में है। तो अधिकतम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर है, तो उन्हें देने दिया जाए। अब एक वर्ग कह रहा है, मान लो 2000 4000 डॉक्टर्स पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए पेपर को नहीं डाला जा सकता था, या वो ऐसे वर्ग से होते, वो वर्ग से होते, कोई कम्युनिटी होती जो पिछड़ी होती, जिसे जरूरत थी। अब डॉक्टर बने हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य शपथ ली थी, रख के किस पे शपथ ली थी कि लोग मरीजों का अच्छे से उपचार करेंगे। अब उसका पालन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि डॉक्टर्स को की वजह से पेपर नहीं डले, ठीक। गांधी जी के सर्वोदय में क्या विचार है, यहाँ पे एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको साथ लेके चला जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति छूटता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। धार्मिक सिद्धांत, इस पे अभी कल बात करी थोड़ी, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत पे कल लास्ट खत्म किया था थोड़ा। तो धार्मिक सिद्धांत पे हम बात कर रहे थे, गांधी जी का धर्म दो तरीके पे निर्भर करता है, मतलब धर्म दो तरीके से होता है। तो धर्म के दो हैं, एक धर्म कौन सा होता है, जो हम वही हिंदू मुस्लिम वाला, पंथ वाला, ठीक है, धर्म वाला। जैसे हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, कोई कहेगा कि हम मोहम्मद हैं, कोई कहेगा कि हम ईसाई हैं, तो ये वाला। दूसरा धर्म होता है व्यक्ति का धर्म, ठीक है, व्यक्ति का धर्म। गांधी जी किस पे बल देते थे, व्यक्ति के धर्म पे, ठीक है। धर्म दोनों हैं, और ये एथिक्स के पेपर में है, धर्म का सिद्धांत होगा, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है धर्म, ठीक। अब यहाँ पे धर्म का सिद्धांत थोड़ा समझना है कि एक होता है, जैसे गीता में क्या लिखा है, गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म करो, फल की इच्छा कतई ना करो। अगर पेड़ लगाया है तो किसी न किसी दिन तो फल लग ही जाएगा, एक आध साल आंधी आ जाएगी, किसी न किसी बार को तोड़ने को आम मिलेंगे, ठीक है। तो कर्म करना चाहिए, ये इसमें था। पर पंथ वाला धर्म कौन सा होता है, हिंदू मुस्लिम वाला। तो गांधी जी इस पंथ को नहीं मानते थे, मतलब उनके धर्म का जो मेन विचार था वो कौन सा वाला विचार था, व्यक्ति का धर्म। वो कहते थे कि अगर दुनिया के सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ईसाई का पालन करोगे कि हिंदू का पालन करोगे, इसका मतलब था अगर हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तो समाज में इतनी नैतिकता आएगी कि समाज एकदम कैसा हो जाएगा, राम राज्य बन जाएगा। अब वो नैतिकता के लिए समाज में पर क्या होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कि मेरा धर्म क्या है, सही से पढ़ाना, ठीक है। नेताओं का धर्म क्या है, वोट लेना, भ्रष्टाचार करना। हाँ, अब वो ये चीज है अलग, क्योंकि देखो जब हम बात कर रहे होते समाज में, तो समाज में यही धर्म चलता है, ठीक है। समाज में यही धर्म चल रहा होता है, कौन सा वाला धर्म की किस धर्म के हो, किस धर्म को बढ़ाना है, किस धर्म को कम करना है। मतलब हम पढ़ते हैं तो व्यक्ति के धर्म की बात करते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति किसी धर्म को पढ़ता है बुकों में, ठीक है, पर वो व्यक्तिगत जीवन में इस धर्म को अपनाता है, आप समझदार होगा, ठीक है। मतलब पढ़ते इस धर्म को है और पालन इस धर्म का करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, अगर वो सही से पालन करो। सोचो नेताओं का धर्म कितना आसान है, नेता तो वैसे भी क्या करते हैं, सेवा करने के लिए बने हैं ना। भारत के संविधान के अनुसार सबसे ऊपर कौन है, जनता, जनता है। जनता की सेवा एकमात्र लक्ष्य होता है राजनेता का कर्तव्य, ठीक है। अगर वो अच्छे से सेवा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ना, सब अच्छा। सोचो एक नेता अगर चाहे अपने जिले को बेहतर करने में कितना टाइम लगेगा, एक जिले को, बस समस्या ये होगी नेता के पास होता है टाइम कम, उसका परिवार, फिर बहुत से कहने वाले चमचे, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, वो लोग कलेश। नेता उतने बुरे नहीं होते हैं, तो हायरार्की होती है ना, ये वाला व्यक्ति ये बुरा उतना नहीं होता है, जो ये चमचे होते हैं, फिर नीचे वाले की चाचा विधायक है हमारे, कलेश ये करते हैं, ठीक है। ये परेशान करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर समाज नेता का चुनाव लड़ना है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ समर्थन तो इनका देना ही पड़ेगा ना, तो ये करते हैं। तो अगर नेता अपने पंथ मतलब अपने धर्म का प्रचार सही से करेगा तो समाज अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही एक IAS ऑफिसर अच्छा करेगा, जो कि एथिक्स में पूछा जाता है, तो कैसा हो जाएगा, जिला बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी अपने धर्म का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो नौकरी वोकरी लगी जाएगी, ठीक है। उसमें धर्म में विद्यार्थी के धर्म में टिकटॉक चलाना, रील्स चलाना, ये कतई नहीं है सामने, ठीक है। तो ये वाले धर्म का अगर पालन करोगे तो ये हो जाएगा। टीचर का धर्म क्या होता है, बच्चे को सही गाइडेंस देना, ठीक है। अब आजकल के टीचर नल्ले खुद ही होते हैं, तो वो गाइडेंस आधे देते नहीं, आधे देते हैं तो गाइडेंस ये करते देखो इधर से जाना, उस गली में मेरी कोचिंग है तो
ये वाला गाइडेंस नहीं चाहिए। कौन सा गाइडेंस चाहिए कि बच्चा कैसे भी सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो ये वाला शिक्षा संबंधी विचार। अब गांधी जी की शिक्षा संबंधी में विचार थोड़ा अलग था। गांधी जी के विचारों को समझना हो तो डीपीएसपी को सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। गांधी जी का शिक्षा में ये था कि सबसे पहले तो मौलिक शिक्षा दी जाए। मौलिक शिक्षा बेसिक वाली जो शिक्षा होती है, ठीक है, मतलब घर पे है, फिर स्कूलों में गांधी जी हमेशा कहते थे कि जब मुझे कभी भी प्रॉब्लम आती थी, मतलब दिमाग सही नहीं होता तो गीता पढ़ते थे। गीता को वो अपनी दूसरी माँ कहते थे, क्योंकि बचपन में पुतली बाई जो हुआ करती थी वो उन्हें क्या मतलब बैठा लेती थी टेबल पे, जहाँ पर खाना बना रही होती थी, तो उन्हें गीता का बातें बोलती रहती थी। जब गीता की बात है तो वो उन्हें आत्मसात थी, ठीक है, गीता वाली। तो वो शिक्षा, वो वाली शिक्षा नहीं कह रहे हैं कि डिग्री लेते चले जाओ, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये वाला नहीं। शिक्षा कौन सी? नैतिक शिक्षा, ठीक है। क्योंकि देखो समाज में अगर सब बढ़िया होंगे तो कभी जॉब की समस्या आएगी नहीं, किसी को भेदभाव किया जाएगा। एक नाई से तुम कभी नहीं बोलोगे बाल काटता, क्योंकि वो भी तो काम कर रहा है, वो भी तो काम कर रहा है। एक और व्यक्ति दूसरा कोई मान लो चप्पल सही कर रहा है। अब ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि समाज में नैतिकता ही नहीं, हम जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है वो चीजें, ठीक। तो ये वाला हो गया शिक्षा का। अब देखो गांधी जी की कार्य पद्धति कौन सी थी? ये तो ऊपर हमने उनके विचार देख लिए, सत्याग्रह वगैरह। अब वो कोई काम करेंगे तो कैसे करेंगे कार्य को? अपने आंदोलन को किस तरीके से लेके चलेंगे? तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला था जनशक्ति में विश्वास, ठीक है। जनशक्ति में विश्वास, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं ना हर एक स्पीच में, मेरे प्यारे देशवासियों, देशवासियों का एकदम अच्छा सा हो जाता है। वो जनशक्ति को पहचानते हैं, जनशक्ति को पहचानते हैं, और राजनेता सबसे पहले जनशक्ति को ही सम्मान करना चाहिए। गांधी जी उस जनशक्ति को जानते थे, उन्हें पता था। अब इनसे पहले भी तो उदारवादियों के बारे में हमने खूब पढ़ा था, उग्रवादियों के बारे में पढ़ा था और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा था। उग्रवादियों, उदारवादियों का क्या था कि पढ़े लिखे हुआ करते थे, समाज के सब वकील या डॉक्टर, जमींदार, यही लोग हुआ करते थे। अब दूसरा कोई आ गया कांग्रेस में शामिल ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये लोग क्या ही जानते हैं कांग्रेस के बारे में, क्या आजादी दिलाएंगे, हम लोग ही दिलाएंगे ना। तो वो उतने ही चुनिंदा लोग हुआ करते थे, मान लो शहर से कितने 4-5 लोग ऐसे, ठीक है। अब ये फिर आए उग्रवादी। उग्रवादी में भी हमने देखा कि हर एक व्यक्ति उनमें भी शामिल नहीं हो पाया। गांधी जी का चूंकि सिद्धांत बहुत आसान था, सिद्धांत बहुत आसान था, व्यवहारिक था, हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ जाता था। अब सोचो नमक का है, नमक का कौन विरोध करेगा? एक महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, दिव्यांग हो, कोई ऐसा वर्ग है जो नमक ना खाता हो, ठीक है। सब नमक खाते हैं, और नमक खाओगे तो फिर क्या करोगे? नमक का आंदोलन करने में क्या ही समस्या को, मतलब ऐसे छोटे से मुद्दे को उठाते थे जो मुद्दा एक आम इंसान को जोड़ लेता था, और उस जनशक्ति का यूज करते थे। अब जनशक्ति का यूज, जनता क्यों गांधी जी के पक्ष में आ जाती थी? क्यों? क्योंकि गांधी पता है सबको लाठी तो चलनी नहीं है, मार खा के तो आएगा नहीं लड़का हमारा, ठीक है। हमने बात करी थी क्रांतिकारी में। क्रांतिकारी में एक समस्या थी कि भगत सिंह कहाँ, भगत सिंह सबको पसंद तो थे पर बनना नहीं चाहता था हर व्यक्ति, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको आउटपुट पता था कि हो सकता है, संभावना तो है ही ना, संभावना है कि प्राणों का बलिदान भगत सिंह ने दे दिया, चंद्रशेखर आजाद ने, इन लोगों ने दे दिया, हर व्यक्ति की दम तो नहीं होती है ना। गांधी जी का सिद्धांत बड़ा आसान था, अहिंसा करनी है, जाके धरना देना है, अगर पिट भी गए तो ज्यादा नहीं पिटेंगे, ठीक है। 1-2 बार जैसे दर्शना में 1-2 बार ऐसा हुआ है और आ जाएंगे लौट के। और अगर नहीं पीट पाए तो हम कह ही देंगे शाम को देखो धरना करने गए थे, अंग्रेजों को जमीन पे झुका, मतलब अंग्रेजों को झुका के आए हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए वहां, ठीक। कितना मजा आता होगा, ठीक। तो जनता क्या हुई? जनशक्ति में वो विश्वास करते थे। नियंत्रित जन आंदोलन था उनका। नियंत्रित का कैसा? जैसे अभी हाथरस में भगदड़ मच गई थी ना, गांधी जी की में कभी भगदड़ मची? कभी सुना? और इनसे तो 10 गुना ज्यादा लोग हुआ करते थे, 10 गुना नहीं, चाहे 100-200 गुना कह लो तो ज्यादा बढ़िया रहे हाथरस की तुलना में। अब हाथरस में भगदड़ मच गई, गांधी जी के आंदोलन में कभी मैंने तो नहीं पढ़ा कि ऐसे भगदड़ में कुछ लोग मरे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियंत्रित जन आंदोलन हुआ करता था, सब लोगों को पता था कि उनका कार्य क्या है, कहाँ क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद कब घर लौटना है, कब कौन सा स्टेप लेना है। तो नियंत्रित था, हर एक चीज कायदे से थी, और गांधी जी सब चीज समझा देते थे, तो नियंत्रण था उनका, ठीक है। उसके बाद दबाव समझौता, दबाव का मतलब क्या होगा? इसे आसान समझे, आसान भाषा में समझो, घर वालों से थोड़ी ऊंची हाई डिमांड करो, हाई डिमांड करो, पापा एप्पल का फोन ही लेंगे, ठीक है। फिर वो कहेंगे कि अपनी औकात देख लो, पहले पढ़ लिख लो, एक पेपर निकालो, ठीक है, तब ले लेना, ठीक है। फिर उनसे कहो तो वो कहेंगे नहीं दिलवा पाएंगे, तो उनसे कहेंगे और कोई दिलवा दो, तो मोटोरोला तो दिला ही देंगे तो
मतलब हाई डिमांड करो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। डिमांड। अब गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी अंग्रेजों के पास जाते थे, गांधी या दूसरा भी तो हो सकता है, जैसे गए घर वालों के पास, घर वालों से कहा नहीं अब तो हम जिद है खाना नहीं खाएंगे जब तक ऐसा नहीं मिलेगा, ये वाली चीज हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे वो वीडियो देखी होगी, उस बार मैंने बताया था देखना या कि एप्पल वाली, वो लड़के ने 3 दिन खाना नहीं खाया था, उसकी माँ इतनी गरीब सी, मतलब वो 1.5-2 लाख रुपए जो कुछ भी आता होगा वो रुपए लेके हाथ में पकड़ के गई थी, वीडियो वायरल हुई थी, काफी मीम्स बनी थी उस पर। वो नॉर्मल सा लड़का, मतलब कोई बेवकूफी टाइप का, वो नॉर्मल फैमिली का, उसे एप्पल लेना था। अब उस जबरन था क्योंकि समाज में वो है, और वो जाती है उनकी माँ कह रही है, वो इंटरव्यू में देखा होगा सबने, वो कहती है कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, इस वजह से हमें दिलाना पड़ रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा, डिमांड हाई कर दो या तो। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे तुम जाओ कहीं पे कह दो यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, ठीक है। अब हो गया क्या, हो सकता है तुम्हें एक आध थप्पड़ लग जाए और फिर कह दिया जाए चलो थोड़ा बहुत तो दे ही देते, ठीक है, समझ में आया थोड़ा। अब देखो गांधी जी क्या कहते थे, संघर्ष दबाव समझौता दबाव बना लेते थे अंग्रेजों पे, दबाव, अंग्रेज मतलब परेशान हो गए, अंग्रेज कह रहे हैं अरे हट जाओ, कुछ लेना है तो ले लो। गांधी कहते नहीं, कम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल 1 भी % कम नहीं होगा हमारा समझौता, जितनी मांगे रखी है पूरी मांगे। अंग्रेज कह रहे नहीं ले लो, बाद में कह देते ठीक है, तो कुछ तो मिला, क्योंकि गांधी जी को पता था अगली बार दोबारा भी तो आ सकते हैं, एक बार में क्यों करना है खत्म, ठीक है, समझ में आया। अब तुम एक बार रखोगे तो हो सकता है मांग कभी पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है ना, एक बार के बाद मांग रखोगे तो हो सकता है, ये सब बेसिक चीजें जो जीवन में अपनी होती है, पूरी है तो पूरा मतलब पूरा मामला है, मतलब पूरी आजादी चाहिए, नहीं मिल सकती थी। गांधी जी को पता था टुकड़ा में ले लो ना, थोड़ा में लो लाओ दो। अब क्या उनसे अंग्रेज कह देंगे दोबारा मत आना, नहीं आएंगे, 4 दिन बाद फिर आ गए, हाँ भूल गए अब पुराना वाला सब, ठीक है। तो ये वाला था दबाव समझौता, दबाव या फिर संघर्ष विराम संघर्ष। इससे और एक चीज क्या थी, एनर्जी बच जाती थी, हमने बात करी थी कल, देखा था ना, अगर एक व्यक्ति लगातार कोई प्रयास करता रहता है तो उसकी एनर्जी भी तो डाउन होती है ना। इसमें क्या था, संघर्ष कर लिया, 2 थप्पड़ खाए थे केवल, उसके बाद घर पे गए, आराम किया, अगले दिन फिर आ गए खाने के लिए, कुछ तो मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, दबाव संघर्ष दबाव वाला हो जाए, समझौता वाला। रचनात्मक कार्य, ये सबसे बड़ी विशेषता थी गांधी की, रचनात्मक कार्य, ऐसे कार्य जो तुम्हें देखने के बाद लगेंगे ही नहीं ये क्रांति से जुड़े हैं, जो क्रांति से जुड़े, जैसे खादी पहनना, चरखा चलाना। अब कहोगे कोई कहे चरखे से कैसे आजादी मिल सकती है, अरे मिल क्यों नहीं सकती, चरखा प्रतीक बन गया था पूरे उस समय के, अगर देखोगे कोई भी बुक वगैरह, चरखा वगैरह प्रतीक था उस समय आंदोलन का भारतीय, क्योंकि वो हमें भारतीयता की याद दिलाता था। जो व्यक्ति चरखा चला रहा था, सूत काट रहा था, कपड़े पहनता था खादी के, वो चीजें क्या हो जाएंगी, भारतीयता का परिचय देगी नहीं भारतीय, तो मन में मानसिकता क्या आएगी कि हमें अंग्रेजों के विरोध में करना। तो ये होते थे रचनात्मक कार्य। स्कूल खोल दिए, स्कूल में क्या चल रहा है, अंग्रेज पढ़ा रहे हैं कि ABCD, हम पढ़ा रहे हैं कि तोता और मैना और टाइप का, मतलब अपना वाला सिद्धांत पढ़ाना था। इससे क्या होगा, बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे ना, ज्यादा जुड़ेंगे। तो ये क्या थे, रचनात्मक कार्य। जो ये कब चलते थे, इस टाइम जब समझौते के बाद विराम होता था, ठीक है, विराम वाला टाइम चल रहा था, तो गांधी ऐसे काम करते थे आराम से, जैसे हरिजन आंदोलन चला दिया, फ्री बैठे हैं हरिजन आंदोलन चला दिया, लोग भी जुड़े हैं आराम से, कोई अंग्रेजों से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, लोग भी खुश हैं, चलो बढ़िया है, कुछ चल रहा है। इससे क्या होगा, वो कनेक्टिविटी फ्लो बना रहता है। जैसे तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी है किताब ही लेके पढ़ो, मोबाइल में मान लो दिन में कुछ एक आध आर्टिकल देख लिया, न्यूज देख लिया, हो गई पढ़ाई, मतलब ऐसा करके, मतलब रील के बीच में ही देख लिया, कभी बाहर आया मैं रील तो नहीं देखता हूँ, पर सब और चीजें तो मतलब वीडियो फोन तो सभी चलाते हैं। आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विभाजन। सक्रिय और निष्क्रिय दौर का मतलब क्या हुआ, आंदोलन के दौरान सक्रियता और उसके बाद निष्क्रियता, निष्क्रियता। तो उसमें क्या होता है, आंदोलन के दौरान सक्रिय दौर में विभाजन कर दिया उन्होंने। अब रणनीतियां देखो, तो सर्वोदय हमने देखा था, ठीक है, सर्वोदय में एक स्लाइड इधर उधर हो सकती है क्योंकि अभी मैंने एडिट करी थी तो उनमें जोड़ा था अभी। तो सर्वोदय वाला है कि सर्वोदय सिद्धांत जानते हो, सबके बारे में बात करी जाएगी, ठीक है, तो सभी के उत्थान पे बल देता है, एक नहीं छूटेगा, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, सभी का उत्थान होगा इसमें, ठीक है। तथा समाज में क्या था, सभी लोगों, जब तक ये समाज में प्रोसेस चलेगी, जब तक सभी खुश ना हो,
जब तक सभी कुछ ना हो, जैसे मैंने बात करी थी राम राज्य, गांधी जी का राम राज्य कैसा था, जहाँ ना पुलिस हो, ना जहाँ नेता हो, ना जो कोई कंट्रोल हो, कुछ नहीं हो, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पता है। एक चोर जाएगा तो वो तुमसे मांग लेगा, देखो हमें तुम्हारा फोन चाहिए, तुम हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, 10-20 रुपए दे दो या अपना फोन दे दो, तुम अपनी इज्जत से 10 रुपए निकाल के दे दोगे क्योंकि उसे जरूरत है। मतलब राम राज्य मतलब ये है नैतिकता का स्तर, मतलब किसी को जरूरत है तो दे दो। अब ऐसा नहीं होगा कि उसमें झूठ वाला, मतलब समझ में आ रहा, एक जैसे हॉलीवुड में मूवी आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी, तो मैं इसी वजह से बता, उसमें क्या सिद्धांत कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक सा था। उसमें ये था दुनिया में कोई, उस दुनिया में दूसरी यूनिवर्स समझ लो उसे, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता कोई भी। मतलब तुम जाओगे जैसे मतलब तुम जो भी क्वेश्चन करोगे आंसर बिल्कुल सच देगा, इंसान उन्हें पता ही नहीं झूठ ना होता है। तो एक व्यक्ति झूठ बोलना सीख लेता, अब वो बैंक में जाता है, उसके मन में पहली बार विचार आता है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बैंक में जाता है, बैंक वाला कहता है आपके अकाउंट में मान लो $2 डले, वो कहता है नहीं तो $15 थे, मान लो कुछ रुपए बता दो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि 10-20 साल पुरानी मूवी। तो उसमें क्या वो ऐसे बताता है, वो बैंक वाला क्या कहता है आंसर में, बैंक वाला कहता है अच्छा हो सकता है कंप्यूटर में कोई गलती हो, क्योंकि वहाँ तो कोई झूठ बोलता ही नहीं। तो ऐसा सिद्धांत है। हाँ, तो फिर वो उसके जहन में आया था ना, जैसे एक बार इंसान लालची हो जाए, अब जो वो उस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं ना, वो पैरेलल यूनिवर्स, उसमें ये सिद्धांत मतलब ये था कि यहाँ जब तक सब लोग खुश ना हो जाए तब तक वो चीज चलानी है, सत्य के रास्ते में, हिंसा के रास्ते में, बस सबका उदय होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वोदय में कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, और ये सबसे बढ़िया है। जैसे अपना डीपीएसपी यही तो कहता है, क्या कहता है, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा है कि नहीं है, जैसे 0 से 6, 6 से 14, मतलब सबके लिए है जो कुछ है, ठीक है। वंचित वर्ग है उनके लिए है, बुजुर्ग वर्ग है उसके लिए है, पेंशन वगैरह, मनरेगा, किसी को कभी हटाया जाता है नहीं, सबकी बात करी जाती है। उसके बाद जन सहयोग, अभी देखा हमने गांधी जी का मेन मकसद ही था, क्या था, जनता का सहयोग। तो जन सहयोग पर गांधी जी का निर्भर हुआ करता था, यहाँ रैलियां, भाषण और ये सब चीजें शामिल। संघर्ष विराम संघर्ष जो अभी देख लिया था, इसमें सरकार के साथ क्या किया गया था, समझौता करा और फिर जरूरत पड़ने पर फिर आंदोलन कर दिया, ठीक है। एक बार जैसे बच्चा होता है ना, वो रो रहा है बहुत तेज, और तुमने एक टॉफी दे दी, उसे पता है तुम्हारे पास 4-5 है, पहले वो एक खा लेगा जाके, फिर दोबारा में आएगा, एक खा लेगा, फिर वो आएगा थोड़ी देर बाद तुम्हारे नाम को दूसरी बार, ठीक है। तो संघर्ष विराम संघर्ष कुछ ऐसा ही था, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद है नियंत्रित जन आंदोलन, ठीक है। अरे बहुत काफी फोटो लगाई है गांधी जी, तो क्योंकि मुझे वो टाइम मिला नहीं है वो वाली एडिट करने के लिए जो मैं करता हूँ अपनी वाली, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम जब बिजी। नियंत्रित जन आंदोलन, नियंत्रित जन आंदोलन हमने देखा गांधी जी ने नियंत्रित जन आंदोलन पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था अनियंत्रित जन आंदोलन हिंसा और अराजकता का कारण बन सकता है। जैसे हाथरस वाला भी हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब सोचो 50-100 लोग इकट्ठे हैं, तब ये चीजें हो जाती हैं, मतलब हिंसा फैल जाती है कभी कभी। अब लाखों लोग जब होंगे, अगर उनके दिमाग में कुछ भी एंटीना घूमा और उसके बाद अगर वो हावी हो गए, तो हिंसा कितनी बुरी तरीके से हो सकती है, सोच सकते हो। और अगर ये बात फैलो, सोचो हिंसा एक बार फैल गई, अराजकता, वही लूटा पार्टी मच जाएगी, और उसके बाद अंग्रेजों को तो मौका मिल ही जाएगा, अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा। जैसे कई बार सुना होगा किसी आंदोलन में, हमेशा आंदोलन जब हो रहा होता है तो हमेशा ऐसे पीसीएस के आंदोलन अभी जो हुआ था, उसमें एक चीज देखा होगा जो उन्होंने थोड़ा उससे देखा हो, तो वहाँ पे जब आंदोलन चल रहा होता था तो हमेशा जो लड़का कर रहे थे 1-2 लोग, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि कुछ अराजक तत्व यहाँ पे ना भीड़ में घुस जाए, जिससे पुलिस को मौका मिल जाए। मौके का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आंदोलन किया, अब कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस भी, जैसे कोई पुलिस वाले, कोई नेता टाइप आ गया, कोई पुलिस वाले, मतलब कुछ और ऐसे व्यक्ति आ गए, और एक बार अगर हिंसा भड़क गई तो विपक्षी दल या किसी को समझ लो, पुलिस को ये मौका मिल जाएगा ना उसे दबाने का, तो वो आसानी से दवाई जाती। अब गांधी जी, हमने बात करी थी, गांधी जी किस पे बात करते थे, संघर्ष विराम संघर्ष, वो तो ये कहते थे जो कुछ मिले लेके शाम को घर पे आ जाना है, सुबह फिर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिट के थोड़ी ना आना है, ना किसी को पीट के आना है, क्योंकि अगर एक बार पिट गई या पीट गई तो हिंसा बढ़ेगी, और अगर एक बार हिंसा बढ़ी तो अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, ठीक है। और विरोध कैसा करना है, मेन तो गांधी जी का सिद्धांत क्या था, अहिंसा ही था, ठीक है। गांधी जी अहिंसक थे, ठीक है। गांधी
अहिंसक का मतलब एक बार एग्जांपल है, समझ लो थोड़ा। एक बार एक वो था बछड़ा, शायद सुना होगा ये स्टोरी, बहुत फेमस है। एक बछड़ा था गांधी जी के आश्रम, साबरमती आश्रम के बाहर, वो बीमार था। तो वो गांधी जी उस पर नजर डालते, गांधी जी कहते इसे मार दो, इसे मार दो। अब सब लोग परेशान, गांधी जी जैसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि किसी जानवर को मार दो। मतलब गांधी जी कह रहे हैं, तो मतलब क्या तहलका मचा होगा उस टाइम, सुनने वाले होंगे गांधी जी जैसा व्यक्ति कह रहा है मार दो। फिर गांधी जी से पूछा कि ऐसा कैसे करते, तो उन्होंने कहा वो तड़प रहा है और देखने से यही प्रतीत होता है बचेगा नहीं, एक दो दिन तड़पेगा और तड़पेगा, तो उससे बढ़िया उसकी क्या है, एक जेन्युइन मृत्यु हो जाए, तड़पने से बचे। जैसे कि आर्टिकल 21 वाले यूथनेशिया शायद पढ़ा होगा पॉलिटी में, अगर पढ़ा होगा, सक्रिय निष्क्रियता, सक्रिय और निष्क्रिय वाला पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया सुना है कभी? जैसे अभी अमेरिका में ही, तो अमेरिका में कुछ एक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस और उससे क्या किया गया, नाइट्रोजन मतलब किसी से मारा गया है, मतलब जेल में जो व्यक्ति था उसे गैस के माध्यम से किया। यूरोपीय कंट्रियों का मैंने कई बार एग्जांपल दिया, स्विट्जरलैंड वगैरह, ऑस्ट्रिया में अगर तुम्हें मरना है तो आराम से वहाँ पे केवल मशीन में डालेंगे और उसके 3 बार पूछेंगे तुमसे मरना है तुम्हें, फिर थोड़ी देर बाद फिर मरना है। उसके जन सहभागिता में क्या था, सभी वर्गों के लिए, ठीक है, चाहे मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं हो। अब छात्रों को तो मजा ही आता था। मैं बात कर रही थी कि इन आंदोलनों में सबसे उस व्यक्ति कौन हुआ करता था, गांधी जी जैसे ही आंदोलन स्टार्ट करते थे, ये कहते थे छात्र स्कूल नहीं जाएंगे, वकील वकालत छोड़ेंगे, जो पुलिस में मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ऑफिस नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा कौन मतलब मामला होता था, छात्र एकदम से, क्यों गांधी जी कह दिए छुट्टी हो गई तो छात्रों की, छात्र शामिल, देश में महिलाएं शामिल। अब रचनात्मक कार्य की बात करें तो गांधी जी फ्री टाइम में क्या करते थे, बुकें लिखते थे, राइटिंग लिखते थे। हमेशा ऐसा ही थोड़ी ना कि बंदूक लिए ही घूमना, लाठी लिए ही क्रांति अभी करा देंगे, आज ही करा देंगे, कल तक करा देंगे। कभी कभी जब मिले तो क्या था, लिखना होता है तो पुस्तकें लिखते थे, जैसे हिंदू स्वराज लिखी थी, यंग इंडिया लिखी और नवजीवन, ठीक है, यही पढ़ा था ना। न्यू इंडिया किसने लिखी थी? न्यू इंडिया पेपर वाला पढ़ा था, हाँ ठीक है, वो नहीं आई थी तो न्यू इंडिया वाला था। खादी, तो खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया, जो स्वदेशी उत्पाद और स्वावलंबन का प्रतीक बना। स्वदेशी उत्पाद और स्वावलंबन, जब मेंस लिख रहे हो ना, तो मैंने कहा था कुछ बड़े बड़े शब्द, अच्छे से शब्दों की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो टॉपर ने बताया ना, बड़े बड़े शब्द लिख लेने, ऐसे स्वावलंबन, स्वदेशी। अब ऐसी कथा लिखते रहोगे गवारों की तरह। नॉर्मल गांधी बहुत बढ़िया थे, खादी को बहुत बढ़ावा दिया था और ये सब किया था। और उसमें नॉर्मल सा लिखो, खादी के बाद स्वावलंबन और स्वदेशी को अपनाया, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा अच्छा सा फ्लो डाले। शिक्षा में गांधी जी ने शिक्षा को आत्म साक्षात्कार का साधन माना। देखो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसमें कभी ना कभी आत्म साक्षात्कार जरूर होगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होगा, अपने आप ना इंटरव्यू लेना कि बैठ गए हो, बताओ भारत की आजादी कब मिली। आत्म साक्षात्कार का मतलब है चुपचाप शांति में जब होता है ना कि हमने ये गलती की है तो क्यों की है, क्या हम सही से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जो हम रास्ते में है वो सही से निभा रहे हैं, क्या घर वालों का सपना सही से पूरा कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो होती है वो आत्मसातवादी होती है। ये कब होती है, अगर पढ़े लिखे होंगे तभी कोई विचार आएंगे। एक पढ़ा व्यक्ति ही ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा, अब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा नहीं होगा वो नहीं सोच सकते, ठीक है, दुनिया में हर एक चीज के अपवाद है, पर नॉर्मल सी बात है, जिसने ज्यादा तर्क सुने होंगे, ज्यादा विचार सुने होंगे, वो थोड़ा आसान हुआ उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना। और अगर अपना आत्म साक्षात्कार कर लेते हो, अपनी गलतियां पहचान लेते हो और अपनी अच्छाइयां जान लेते हो, तो सबसे बढ़िया चीज दुनिया में, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार सबसे मेन चीज हुआ करती है, अपना करके देखना आत्म साक्षात्कार। उसके बाद गांधी जी की विचारधारा सत्याग्रह वाला था, ठीक है। अब इसमें और 2-3 टर्म मिले, जैसे सत्याग्रह का दर्शन और प्रभाव। तो सत्याग्रह में क्या था, सत्य और अहिंसा पर आधारित था, ये सेम टाइप का सब वही आ गया। सत्याग्रह दुरुपयोग, ये क्या था, ऐसी विचारधारा जो सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करती थी, केवल सत्ता का दुरुपयोग का विरोध कर रही है केवल, मतलब सत्ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, सही से रहे। सत्याग्रह किसके लिए, सत्य के प्रति आग्रह। अब अगर हमने किसी को बहुमत दिया है और वो अगर सही से काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर कोई राजनेता को हमने चुना और वो सही से काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो हमें विरोध उनका करना चाहिए ना जो सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि जिन्हें पता होगा वो एग्जाम्पल लालू प्रसाद वाला,
हाँ चारा घोटाला वाला, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या था, भैंस को उस पे ले जाया जा रहा था स्कूटर पे, वो पोल खुली थी, सीएजी ने बोला था, ठीक है, वो वाला। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, 2G 3G स्कैम वगैरह होते रहते। तो ये क्या है, सत्ता का दुरुपयोग है, ठीक। सत्याग्रह का प्रभाव क्या पड़ेगा, सत्याग्रह का विरोधियों पर पड़ता है और वो अपनी गलतियों को पहचानते हैं। अगर तुम सत्याग्रह करोगे तो वो अपनी गलतियों को पहचानेंगे। अगर उनसे कहोगे जाके देखो तुम्हारी भी गलतियां हैं, तो पहली बार में तो तुम्हें डंडा मार के भगाएगा कि नहीं, ना हमारे पुलिस वाले से कहो जाके नहीं तुमने गलत चालान काटा है, वो दूसरा और काट देगा, ठीक है, दूसरा और काट देगा, ठीक, ऐसा ही होगा, ठीक। तो पर नॉर्मल सी बात ये होती है कि व्यक्ति को अगर बदलना है तो उसे दबाव देके तो नहीं बदलोगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, अपनी गलतियों को पहचानते हैं। अगर सत्याग्रह कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तो व्यक्ति सोचेगा ना क्यों कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वाला परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हैं और ये सब चीजें सामूहिक शक्ति का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि पूरा सारी चीज प्रोसेस में कौन शामिल होगा, जनता शामिल होगी, क्योंकि सत्याग्रह कौन करेगा, जनता करेगी। अकेले जाओगे तो कूद दिए जाओगे, ठीक है। तो सत्याग्रह में जनता शामिल होगी। उसके बाद है सत्याग्रह क्रांति का शांत स्वरूप कैसा होगा, तो अहिंसा मेन शस्त्र होगा, मतलब जो वेपन होगा तुम्हारा वो क्या होगा, अहिंसा। उसके बाद जनता की शक्ति, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे ही लिख देने अगर मेंस में आना है, ठीक है। उसके बाद नैतिक परिवर्तन, जो मेन चीज होगा वो क्या करना है, नैतिक परिवर्तन पे बल देना है, क्योंकि मैंने कहा गांधी जी के अनुसार जो परमानेंट परिवर्तन होगा वही सबसे मेन परिवर्तन है, ठीक है। टेम्परेरी परिवर्तन कितनी देर लगती है, ज्यादा लगता है क्या, शादी में बहुत मस्त से एकदम कपड़े पहन के जाओ, 2-4 ऐसे जिम विम कर लो, 2-4 महीने सुंदर से लगने ही लगोगे, 2-4 लोग तो तुम्हें देख ही लेंगे, ठीक है। हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा थोड़ा। या गवर्नमेंट जॉब वाली मीम्स तो देखते ही होगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाली मीम्स तो सबने देखी होगी। तो वो परिवर्तन नैतिक परिवर्तन या परमानेंट थोड़ी ना है, ठीक है, वो अल्पकालीन वाला है। नैतिक परिवर्तन कैसे होगा, जब अहिंसक माध्यम से, जनता की शक्ति के माध्यम से होगा, व्यक्ति अपने आप से बदलेगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो मेन क्या है, हृदय परिवर्तन करना है, हृदय में नैतिक लक्ष्य लेके आने विरोधी के हृदय में, ठीक है। तो विरोधी को समझाना है कि गलत हो तो गलत हो, आप समझा पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसे समझाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति चाहिए। पहले तो गांधी जी थे, ठीक। तुम लोग कहोगे इतना क्या कलेश करना है, 2 मिनट में समझ जाता है, अगर हम अपने रास्ते से समझाएंगे तो ऐसा ही सोचते हो अब देखो सत्याग्रह आंदोलन के आकार क्या है, सत्याग्रह कैसे होगा, तो एक तो धरना दिया जाएगा, ठीक है, धरना के बाद असहयोग किया जाएगा, जेल भरो किया जाएगा। असहयोग में क्या होगा, सहयोग न करना, असहयोग आ लगा होगा नेगेटिव सेंस से, तो आ वाला नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अन्यायपूर्ण नीतियों का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा यहाँ पे। और धरना तो है ये, धरना कैसे, शांतिपूर्ण धरना, जैसे धर्षणा में सरोजनी नायडू ने दिया था, ठीक है। धरना ऐसा नहीं है गए उठाला स्कूटर सामान ही आगे, ठीक है, कि धरना देने गए थे किसी उसके सामने और वहाँ पे 2 मिला ले आए। जैसे वहाँ हुआ था ना दिल्ली में, हरियाणा वाला, कुछ साल पहले, उसी टाइम में दिल्ली में ही था तब, तो वहाँ पे आंदोलन हुआ वो किसान वाला, तो उन्होंने क्या किया, 200 करोड़ के आसपास कुछ सारा डाटा आया था फिर न्यूज़पेपर में, मतलब जो भी था, लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया, किसानों वाला जो चला था लॉ वाला। उसमें क्या हुआ, उसके बाद जिस रोड पे जो बड़े बड़े मॉल मिलते थे लोगों ने लूट लेते थे, क्योंकि इकट्ठे थे ना, एक साथ में कार्रवाई तो होगी नहीं। तो उस टाइम मतलब जो आंकड़ा आया था न्यूज़पेपर में था उस टाइम, मतलब 100-200 करोड़ का माल लूट लिया गया था ऐसे। अब उसमें ये समस्या थी कि करोगे क्या, पुलिस वाले क्या कर सकते, एक तो है नहीं, हजारों की संख्या में लोग, ठीक। तो वो वाला धरना नहीं, यहाँ पे कौन सा धरना, शांतिपूर्ण वाला धरना, जैसे अभी PCS वाले बच्चों ने दिया था, ठीक, वो वाला। और लास्ट में गांधी जी का था जेल भरो, ठीक है। तो जेल भरो में क्या हो जाएगा, लोग अन्याय का विरोध करेंगे और उसके बाद एकता दिखाते हुए जेल भी जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, ये कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेल क्या दूसरा घर ही तो है, ठीक। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अभी एक केस गया था ना तमिलनाडु वाला कुछ, कि पहले क्या था कि जिन बच्चों पे केस लग जाता है और जॉब के दौरान उन पे नौकरी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, ऐसा वो आ गया था ना, मतलब तो अभी केस गया है, 2 केस जा चुके हैं असल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया अगर किसी पे FIR भी है, कोई केस भी है, और अगर उसकी जॉब लगती है तो उसे जॉब से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि केस अलग चीज है, जॉब अलग। ऐसे सुना होगा ना बचपन से आज तक कि अगर कुछ हो गया कानूनी कार्रवाई तो नौकरी नहीं लेने देंगे, ऐसा अब नहीं रहेंगे, ठीक
है, सुप्रीम कोर्ट का भी 2-4 दिन पढ़ सकते हो। हाँ, अब सत्याग्रह में नैतिक शक्ति का प्रयोग, तो नैतिक शक्ति होगी। अब गांधी जी नैतिक शक्ति को ज्यादा बल देते थे भौतिक शक्ति से, ठीक है, नैतिक शक्ति को ज्यादा बल दे रहे थे भौतिक शक्ति से। भौतिक का मतलब क्या होगा, जिस चीज को छू सकते हो, भौतिक दिख रही हो सामने, डंडा लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ, वो क्या कहेंगे, नैतिक शक्ति। सत्य बोलना, नैतिक आचरण करना, अहिंसा, सब वही पॉइंट है, क्या है, नैतिक शक्ति का है। उसके बाद मेन तो हृदय परिवर्तन, जान ही रहे हो, तो भावनाओं को परिवर्तन करना है, ठीक है, जबरन नहीं, आसानी से, आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, शांति का मार्ग अपनाना है, इंतजार करना है। हृदय परिवर्तन होगा नहीं होगा वो बात ही, अपना प्रयास करके छोड़ देना क्या है, अपना प्रयास कर लो, उसके बाद शांति का मार्ग अपना लो। उसके बाद अब देखो, सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन होता था, तो एरिया भी ब्रॉड था, जनता ज्यादा होगी ना, जनता ज्यादा होगी, मैंने कोशिश तो करी है इसे बताने की। अब देखो, सत्याग्रह में उग्रवाद में क्या होगा, विरोधियों को पराजित किया जाएगा, उग्रवाद पर जनता संकीर्ण हो जाएगी। उसके बाद हिंसा देखोगे, तो हिंसात्मक आंदोलन में भले ही बड़ा दिखेगा, पर हिंसात्मक आंदोलन कैसा होगा, स्वरूप में छोटा सा होगा, क्योंकि हिंसा में ज्यादा लोग तो शामिल होंगे नहीं। तो ये वाला देख लिया सत्याग्रह का। उसके बाद क्या, सत्याग्रह का प्रभाव, तो सत्याग्रह का प्रभाव क्या होगा, एक पहला तो एक समाधान मिलेगा सत्याग्रह से, कुछ आंसर तो मिलेगा ना, गांधी जी को स्वतंत्रता, मतलब उन्होंने न्याय मिलेगा और स्वतंत्रता जैसी बात आएगी, ठीक। सत्याग्रह से एक तो हासिल कर सकते हो क्या, समाधान, क्योंकि समस्या नहीं होगी तो सत्याग्रह करोगे कि अब मजा थोड़ी ना आ रहा सत्याग्रह करने में, ठीक। उसके बाद क्या है, न्याय, और उसके बाद स्वतंत्रता, यही चीजें शामिल होती हैं जो मेन सत्याग्रह में होती हैं, ठीक है, स्वतंत्रता, न्याय और ये। अब गांधीवादी राजनीति में आया हमारा, देखो तो जन आंदोलन पर बल दिया था, और देख चुके, अनियंत्रित का खतरा था, जनता पर अंकुश गांधी जी रखते थे, ब्रिटिश सरकार को अवसर नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि अगर एक बार हिंसा के बहाने, देखो लिख दिया मैंने, हिंसा के बहाने दमन करने का अवसर नहीं देना है। जब कल जैसे बात हुई थी, आज तो गायब हुआ है, कल जैसे बात हुई थी ना, हाँ, तो वो हिंसा वाली बात पे उन्हें पच नहीं रहा था कि बिना, मतलब गांधी जी को क्यों, गांधी जी ने हिंसा नहीं की, मतलब ये पक्ष था ना, गांधी जी ने क्यों हिंसा नहीं रोक क्यों दी, तो ये मेन कारण था। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बार हिंसा कर लोगे ना, तो विरोधियों को पता है कि हिंसा का बदला हिंसा से ले लोगे, और उस बात से न्यूज भी तो नहीं बन सकती है। गांधी जी समाज को लेके चल रहे थे, विश्व में नाम था कि अरे एक अहिंसक ऐसा दुनिया में आज तक आंदोलन हुआ ही नहीं है, और गांधी जी कान में कह आते थे, जाके बताओ क्या कर लिया तुमने अंग्रेजों से, जब कुछ नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब अगर हिंसा करोगे तो कोई सपोर्ट करेगा गांधी जी का, है नहीं, ठीक है। तो फिर विदेशों में भी यही होगा कि गांधी जी को मान लो ऐसा होगा फिर कि गांधी जी ने आंदोलन किया और गांधी जी को जेल में डाल दिया, कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है गांधी जी हिंसा कर रहे थे। तो ये चीजें थोड़ी अपोजिट में जाती, तो गांधी जी क्या किसमें, अच्छा किल में क्या है ऐसा, वो हृदय परिवर्तन का देना ना, 1 के 3 में मदद करो कुछ नहीं, किल, अच्छा समझ गए, अच्छा किल तो वो अभी जाएंगे, दुनिया की सबसे हिंसक मूवी बताइए आपने, हाँ नहीं मैंने देखी है, और बड़ी। उसके बाद देखो, नियंत्रित जन भागीदारी बढ़ाना, नियंत्रित और भागीदारी गांधीवादी रणनीति का विरोधाभास, और क्या है, लोकप्रियता का आधार। तो जन भागीदारी को बढ़ाना उनका क्या हुआ करता था, मेन मकसद हुआ करता। दबाव की रणनीति देख ली, पहले दबाव डालेंगे, फिर समझौता करेंगे, फिर अगले दिन दोबारा आ जाएंगे, और तो ठीक है। तो ये वाला पुनः आंदोलन ले जाएंगे। संघर्ष विराम संघर्ष में देख लिया कि संघर्ष विराम संघर्ष करेंगे, गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा था। और इसमें कहाँ देखा हमने कि असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो 8-10 साल लग गए, 22 के बाद 30 में आ रहा है, ठीक है। तो संघर्ष विराम संघर्ष वाला इस रणनीति का उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम्पल भी देना है, ठीक। इसके बाद ये टॉपिक कौन सा गया, पहलू विचार। तो देखो रचनात्मक कार्य में उनकी सबसे पहली मैंने बताई, ये थोड़ा पॉइंट अच्छे से है, रचनात्मक कार्य हमेशा से याद रखना है। रचनात्मक कार्य गांधी जी के वही जो वो फ्री टाइम में कर रहे होते थे, ठीक है। जैसे उनका साधारण जीवन शैली, अब एक कोट पैंट पहने व्यक्ति, जैसे नेहरू जी से ज्यादा सपोर्टर थे गांधी जी के, दोनों लोग साथ काम कर रहे थे, एक जैसे विचार थे, दोनों लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे। पर गांधी जी से पूरे राजनेताओं में सबसे ज्यादा जनता क्यों जुड़ी थी, क्योंकि वो उन जैसे दिखते थे, वो उन जैसे दिखते थे। अब गांधी जी आते एकदम सूट
बूट पहनते और कहते आज़ादी दिलाएंगे, चलो ठीक है, चलो असहयोग आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, ठीक है, कॉफी पे अब हिंसा, वो कॉफी पे आंदोलन होगा। अब गांधी जी कर रहे हैं नमक पे आंदोलन, सबको ही जानता है, धोती कुर्ता वो भी पहने, धोती कुर्ता वो भी पहने, जनता को भी लग रहा हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही बोलता है, हमारे जैसा ही सिद्धांत है, नमक पे आंदोलन हो रहा है, क्यों ना साथ दिया जाए। ठीक, तो हमेशा जनता की तरह दिखना होता है ना, जनता की तरह। एक इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनी है, ठीक है, अमेरिकन एक डॉक्यूमेंट्री है। मैं इस वजह से कहता हूँ हमेशा कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ क्लू होता है। अमेरिकन एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, नाम तो इतना याद नहीं रहते, कितना देखो तो उसमें क्या था कि जो नेता जूता भी पहनते हैं ना, वो एक लिमिट, मतलब एक था कि वो स्पेशली घिसा जाता है। जैसे नया अब राजनेता का जूता घिसेगा क्यों, सोचो एक कायदे से, वो इतना चलता है क्या। BMW पजेरो उनसे उतरेंगे और पजेरो सामने का रेड कारपेट डला है, उस पर 2 कदम रख के फिर घर पे उतार के रख ही देंगे, पर उनके जूते देखोगे ना बिल्कुल नए नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्हें उतनी ही मात्रा में पुराना किया जाता है कि वो बिल्कुल नए ना लगे। ठीक है, ये बहुत माइंडसेट में होता है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हमें, मतलब राजनेताओं में जब जाओगे ना, तो जो IT सेल काम करती है यही तो करती है चीजें, ठीक है। तो क्या होगा, उन्हें स्पेशल उतनी मात्रा में ही, जैसे वहां था अमेरिका का प्रेसिडेंट वगैरह किसी का था वो करके, तो उन्हें राजनेताओं में वहाँ जब आंदोलन, मतलब आंदोलन का मतलब है कि वहाँ जब चुनावी प्रचार हो रहा था, तो प्रचार का माध्यम में दिखा रहे थे कि कैसे जनता के साथ जाया जाता, तो जूते तक पे था कि जूते थोड़ी मात्रा में थोड़े नए निकाल के उन्हें थोड़ा सा पुराना करना है, ताकि वो ऐसे ना लगे कि ये व्यक्ति एलीट क्लास का टाइप का है, जनता में नहीं है, ठीक है। और गांधी जी बिल्कुल ही नॉर्मल धोती कुर्ता वाले थे, चप्पल वाले थे, तो जनता जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। अब नेहरू जी गुलाब लगा के एकदम बढ़िया से चलते थे, प्रेस एकदम बढ़िया सा, तो जनता कहीं ना कहीं, दोनों के विचार सेम थे, गलत कोई नहीं था, दोनों के विचार सेम थे, वो भी आजाद कराना चाह रहे, पर वो उन जैसे नहीं देखते थे, तो सपोर्ट किसे जाना में लगा, ठीक। तो साधारण जीवन शैली, जनसाधारण के साधनों का उपयोग किया। गांधी कभी कार से वार से तो जाते नहीं थे, किससे, ट्रेन से। आंदोलन वो कर रहे हैं तो ट्रेन से ही चलती है, ट्रेन में जनता भी पीछे बैठी है, गांधी जी उसी में बैठे, मजा आ रहा है, ठीक है। मजा आएगा कि नहीं? सोचो गांधी जी बैठे उसी ट्रेन में उस डिब्बे में ना मिले, पीछे डिब्बे में मिले, जुनून जोश तो रहेगा ना, अरे गांधी जी बैठे, हम नहीं बैठे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब गांधी जी कह रहे हैं पहुंचना वहां पे ऐसे करके, मैं BMW से जा रहा हूँ और ऐसे करके, तो मजा आता नहीं आता, ठीक है। वो जमीनी व्यक्ति थे, राजनेता ऐसे ही तो होने चाहिए, जमीनी व्यक्ति होने चाहिए, ठीक। तो क्या होता, उन्हें जनसाधारण के साधनों का ही प्रयोग किया। गांव में जाते थे गांधी जी मिलने के लिए, ठीक है। उनका कैरेक्टर समझोगे तो समझ में आएगा उनका योगदान। उन्होंने हर एक चीज को नॉर्मल तरीके से ये गांव में, अब गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस कैसी थी, शहरों तक सीमित थी, गांधी जी ने गांव में पहुंचा दिया, रुपए लेना बंद कर दिया, मतलब जो कुछ लगते थे बहुत कम कर दिए कांग्रेस का, ठीक है। अब क्या हुआ, उससे जनता जुड़ गई, जनता को बड़ा मजा आता था। जैसे अभी एक चलता है ना कुछ सालों से, बीजेपी में देखा होगा, वो क्या होता है, वो कॉल करोगे, मिस कॉल करोगे तो मेंबर बन जाओगे, ठीक है। अब ये चीज असल में गांधी जी के उसी समय से स्टार्ट है कि कांग्रेस की मेंबरशिप को गांधी जी ने ऐसे ही तो बढ़ाया था। उन्होंने कहा ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो ज्यादा लोगों को ये लगेगा हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल होंगे, तो क्या होगा, जनसाधारण के साधनों का प्रयोग किया गया था। जनता का नेतृत्व, गांधी जी जनता के वास्तविक प्रतिनिधि बन गए थे। गांधी जी क्या बन गए, वास्तविक प्रतिनिधि बन गए थे, क्योंकि जनता को लगता था यही व्यक्ति चाहिए था केवल, ठीक है। अगला है रचनात्मक कार्य, जैसे कि पूजा पाठ कर रहे हैं ये अपने नए वाले मुस्लिम, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य में क्या था, गांधी जी और क्या करते थे, पासवान ने तो जानते ही होंगे, चिराग, तो हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे रचनात्मक कार्य में, ठीक है। तो वो आदिवासी कार्यक्रम करते थे, गांधी जी ऐसे काम करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता, आदिवासियों के लिए मुद्दा उठा रहे, प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण और ऐसी चीजें, मतलब हर एक चीज नेचुरल। अब सोचो आदिवासियों के लिए कार्यक्रम, अब आज तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं आदिवासियों को भी शामिल करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1857 क्रांति के बाद तक अंग्रेज ये मानते थे कि जो आदिवासी होते हैं वो सीधे आतंकवादी टाइप के ही होते हैं, मतलब उनपे सीधे, मतलब उन्हें अपराधी घोषित कर देते थे सीधा, मतलब ST का मतलब अपराधी, अंग्रेजों की नजर में जंगल में रहता है सब अपराधी, उपद्रवी है,
अब सोचो गांधी जी उनसे मिल रहे हैं जाके, उनका सपोर्ट ले रहे हैं, उन्हें भी मजा आया और कांग्रेस को भी आ गया। पहले दिमाग में एंटी ना किसी का घूमा नहीं था इस बात के लिए। ठीक, तो ये था ग्राम पंचायत। हमें आर्टिकल 40 देखते होंगे डीपीएसपी में, गांधी जी का विचार ही था इनको पंचायत का। ठीक है, तो पंचायत की स्थापना को तो सोचो इतनी विडंबना है कि आर्टिकल 40 मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए इतना टाइम लग गया आर्टिकल 40 को। गांधी जी जिस चीज को लेके उन्होंने आंदोलन किए थे कि पंचायती राज, स्थानीय सुशासन, कुटीर उद्योग, वो आज की डेट में लागू हो पा रहे हैं। अब जाके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, तो ये वाली गांधी का दर्शन नहीं है चाहिए क्या? साधन साधे वाला देख ही लिया था। अब देखो यहाँ पे एक अंतर देखना, एग्जाम्पल याद रखना है इस वजह से यहाँ पे, बाकी हमने कल इस पर खूब डिस्कस किया था मैकियावेली का सिद्धांत। ठीक है, मैकियावेली क्या कह रहे हैं साधन साध्य में, वो कह रहे हैं साध्य की पवित्रता है। मार्क्स भी यही कह रहे थे, मार्क्स भी तो कह रहे थे कैसे भी करो आंदोलन कर दो। ठीक है, तो मैकियावेली कह रहे हैं साध्य की पवित्रता पर, गांधी जी क्या कह रहे हैं साधन की पवित्रता। अब ये तो पूरा कल से डिस्कस कर चुके हैं कि साधन साध्य क्या होता है, कि एग्जांपल दोगे तो बढ़िया लगेगा। मैकियावेली का एग्जांपल रखना, अगर लिखते हो तो क्या लिखना है कि मैकियावेली ने साध्य पे बल दिया था। ठीक है, गांधी जी साध्य नहीं देखते थे, साधन अच्छा होगा तो साध्य मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात का थोड़ा देना। उसके बाद गोखले है जो गोरवले में, ठीक है, तो गोखले है, गोखले की राजनीति वाला। तो गोखले भी क्या करते थे, साधन साध्य का जो विचार गांधी जी के दिमाग में आया था कहीं ना कहीं वो गोखले से भी जुड़ा था। तो गोखले भी बात करते थे, उदारवादी थे, क्योंकि गोखले हमने पढ़ा था 1905 के अधिनियम में। ठीक है, गोखले उदारवादी हुआ करते थे, वो भी सभी के लिए समानता, सभी के लिए न्याय, और क्या करते थे राजनीतिक उत्तेजना की बजाय नॉर्मल जो स्वतंत्रता है उस पर बल देते थे। ठीक है, तो ये क्या याद रखना, समभाव, न्याय, राष्ट्र का पुनरुद्धार, ये जो वर्ग समन्वय में जैसे विचार थे, क्योंकि गांधी जी के गुरु कौन थे, गोखले थे। तो गांधी जी सीखेंगे किससे, गोखले से कुछ विचार तो सीखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। सर्वोदय दादी से याद कर लेना। अब ये मत कहना ये भी नहीं देखी ऐसी पंचायत समिति, नहीं देखी होगी, देखिए। हाँ, तो सर्वोदय दादी का होता है ना, वहाँ पे उन्हें घर मिल जाता है। ठीक है, मिलता है आज में तो मना ही कर देती है ना। तो सर्वोदय की अवधारणा यही तो है कि हर एक व्यक्ति का उदय होना चाहिए। अब उन्हें घर की जरूरत थी ना, उन्हें घर की जरूरत थी कायदे से, तो 3 लोग थे, एक कमरे में रह रहे थे, मतलब छोटा सा ही था उनका। तो सर्वोदय में क्या होगा कि हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये याद रखना। तो क्या है, सर्वोदय में सभी की उन्नति बात करेंगे। रस्किन क्या कह रहे थे, अंडू द लास्ट भी पढ़ा था ना, रस्किन थोड़ा अलग कह रहे, वो कह रहे थे व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में नहीं है। व्यक्ति की भलाई का मतलब क्या है, जैसे मेरी भलाई हो जाए तो सबकी भलाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या? व्यक्ति की भलाई मतलब एक कुछ व्यक्तियों के बारे में सोचा जाए और कुछ व्यक्तियों को भला किया जाए तो दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होंगे। वही इकोनॉमी का सिद्धांत, एक बार सर्कल चलने लगा तो इकोनॉमी चलने लगेगी। तो व्यक्ति की भलाई जो थी उनमें सबकी भलाई नहीं है, मतलब व्यक्ति आधार है, बेस कौन है, व्यक्ति। गांधी जी के में क्या है, सभी। समझ में आया मुझे? व्यक्ति एक छोटा टर्म है कि नहीं है, व्यक्ति की भलाई। जैसे कि गांधी मतलब रस्किन के अनुसार दादी की भलाई कर दो मतलब सबकी भलाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा? एक वर्ग की भलाई कर दो सबकी भलाई हो जाएगी, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, हमें सबको साथ लेके चलना। हो सकता है कोई उनसे ज्यादा समस्या में हो पर वो देखने से ना लगे, हो सकता है ना, किसी को मेडिकल समस्या ज्यादा हो, किसी को इकोनॉमी की समस्या ज्यादा हो, ऐसी समस्या हो सकती है ना, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो सर्वोदय में ये वाले आ जाएंगे। अगला है सर्वोदय में सभी का उदय, उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब सर्वोदय सभी की बात करेंगे, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, रस्किन वाले में इसमें क्या था, रस्किन वाले में व्यक्ति की भलाई पे बल दिया जा रहा था। एक और सिद्धांत आता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद ये कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम लोगों से मतलब होना चाहिए, मतलब 100 में से अगर 70 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये बात सही है, तीसरी तो मतलब समझ में? अधिकतम लोगों का अगर भला हो जाए तो बढ़िया है, अधिकतम का सही है सिद्धांत, पर इसमें कुछ तो छूट रहे हैं ना सबका। ठीक है, अधिकतम लोगों का नहीं, किस पर बल दिया, सब लोगों का। तो मेन सिद्धांत क्या होना चाहिए, सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय में क्या हो जाएगा, कोई छूटेगा ही नहीं।
उपयोगिता बाद में सब छूट रहे होंगे। उसके बाद है सामाजिक सिद्धांत, समानता, शिक्षा, दलितों पे शिक्षा पे जोर दिया गांधी जी ने, ठीक है। तो समानता, शिक्षा, ये हो गए। न्याय, दलितों के लिए न्याय की बात करी, क्योंकि लास्ट में गांधी जी का 1930 के बाद से फोकस ही 32 के बाद किस पे था, हरिजन पे था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने कल से मतलब चैप्टर ले लिया, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तुम लोगों को, मतलब हो सकता है, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मजा ज्यादा आता हो एक्चुअल फेमो को एकदम गांधी जी कब जिए, कब मरे, कब यहाँ गए, कब, पर मेंस वाले में ये यही कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सीधा पूछता है सर्वोदय, ठीक है। सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा और एथिक्स में तो स्पेशली यही सब है, और इसमें भी है। उसके बाद है न्याय की बात करेंगे। अब समन्वय का सिद्धांत में क्या है, गांधी और मार्क्स का सिद्धांत है, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। गांधी जी क्या कह रहे थे, सबको साथ लेके चलना है। मार्क्स क्या कह रहे थे, वर्ग संघर्ष। गांधी जी का सिद्धांत है वर्ग समन्वय का, मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष। कल बात की थी, मतलब वो तो कई बार बोला है मैंने। मार्क्स क्या कहते थे, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया ढकी है, ठीक है। तो मजदूर एक भी हो गए, और रसिया में क्रांति भी हो गई, चाइना में भी क्रांति हो गई, बहुत सी जगह हो गई, उत्तर कोरिया देखो, ठीक है। तो हमारे यहाँ समन्वय पे बात दिया था। शिक्षा का मैं, गांधी जी क्या कहते थे, स्वयं को पहचानो, दूसरों को तब पहले देख लेना, पहले अपने को ही समझ लो, ठीक है। मतलब ज्ञानी बनते हो इतने, तो पहले अपने आप को, तो सबसे पहले क्या है, आत्म साक्षात्कार, मातृभाषा में शिक्षा, जो आज तक नहीं है ढंग से, तो पहली बार है आज तक के रिजल्ट में। कल जो परसों बिहार का पीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें टॉप 10 रैंक हिंदी मीडियम से। तो मतलब हिंदी भाषा में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था, जबकि ऐसा थोड़ी ना हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कमजोर हैं, ठीक है। और वही चीज़ थी कि वो पेपर चेक में दिक्कत आती है, जैसे कि ऐसा सोच लो, कुछ साल पहले भी ऑप्शनल जब हटा था ना, तो उससे पहले तो मैंने भी दिया था तब ऑप्शनल वाले में भी, तो कोई केमिस्ट्री वाला बच्चा था, उसका जीएस में मतलब नंबर ऐसे ही थे जैसे हम लोगों के सबके होते हैं, जैसे जो बच्चे थे, ठीक है, सबके वाले नॉर्मल वाले, उसके पर मेंस में 190 है, मतलब इंटर में ऑप्शनल में केमिस्ट्री वगैरह मैथ वगैरह में ऐसे आते थे 190 200 में। अब बताओ नॉर्मल कितने में मिलता है, 120 30, एक पेपर में फेल हो जाता है। तो ये समस्या है कि इसी वजह से ऑप्शनल हटा है, यूपी में ऑप्शनल हटा है नहीं, उसमें मार्किंग होती ना, जैसे मैथ में मार्किंग का क्या होता है, मैथ में नंबर अच्छे मिल जाते हैं, आज भी मिलते हैं, पर बात ये होती है कि ह्यूमैनिटी वाले में बच्चा कितना भी अच्छा लिख लेता था, साइंस वाले टीचरों का क्या होता है, अगर इक्वेशन सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, पर उसने भी तो सही लिखा है, इसने गांधी जी की विचारधारा लिखी। हेलो, वहाँ पे अगर ले रहे हो तो सबको बराबर लेना चाहिए ना, बराबर तुलना, ठीक है। तो इस वजह से फिर पीसीएस से हटाया गया। आईएएस में इतनी दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को खूब मिलता है, ठीक, मुझे ही जितना कम पड़ गया था उतना अच्छा ऑप्शनल में मिला था नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी में ऐसा समस्या नहीं है, हिंदी ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्टों में, जैसे ज्योग्राफी में बहुत समस्या है, कुछ में है, ठीक है। तो ये आत्म साक्षात्कार, मातृभाषा और उत्पादन कार्य, तो शिक्षा को उत्पादन कार्य से जोड़ना है। ये वाली कौन सी शिक्षा गांधी जी बल दे रहे हैं कि अगर कुछ शिक्षा ले रहे हो, जैसे 4.5 घंटे यहीं बैठे हो तुम लोग, ठीक है, अब 1 घंटा कुछ और सीख लो, डलिया बनाना सीख लो, पढ़ाने बनाना सीख लो, नहीं मतलब उत्पादन का मतलब केवल ये नहीं है, मतलब कुछ इनोवेशन करो, मतलब तुम लोगों के लिए क्या हो सकता है, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर, एक्सेल सीख लो, ठीक है, चैट जीपीटी सीख लो, ऐसी चीजें सीख लो, ताकि क्या हो, उत्पादन कार्य से जुड़ सको थोड़ा। मोबाइल में अभी यहाँ बैठे हो, अभी क्या जानते हो मोबाइल में, सब में पूछा है कि बस यूट्यूब खोल लेते होगे, थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हो, अभी किसी से कह दिया है एक सीट बना दो ढंग की, तो सीट नहीं बनेगी, ठीक है। असल में आज की डेट में ये चीजें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो ये क्या है, उत्पादन कार्य से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे आईटीआई सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एक व्यक्ति को इतना रोजगार तो कर ही दो, कम से कम भूखा तो ना मरे, भाई अच्छा रोजगार उसे डिसेंट बढ़िया सा मिलता है, आईटीआई वाले बहुत अच्छा कमा रहे थे, जो सही होते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उत्पादन कार्य से शिक्षा को जोड़ना चाहिए, यही नहीं है इतिहास भूगोल पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या बचा है, ठीक, तो ये वाला तो खैर अब गांधी जी का खत्म ही है, आज से कल से वही आंदोलन जो चल रहा था वो वाला चलेगा, टॉपिक वाला, ठीक है। इसमें खत्म ही है गांधी जी के आंदोलन में, हमने 2-3 ये फेज अभी देख लिए। रोलेट एक्ट उस दिन हमने देख लिया था, सविनय अवज्ञा चलेगा, और उसके बाद क्या चलेगा, भारत छोड़ो वाला, असहयोग और सविनय अवज्ञा, ठीक है। रोलेट एक्ट
उसके बाद क्या चला, सविनय बन गया, और उसके बाद वो असहयोग, और उसके बाद सविनय बन गया, इतना तो कन्वर्ट भी, और इसके बाद भारत छोड़ो। तो ये फेज है गांधी जी के आंदोलन के। एंट्री 15 में, ठीक है, 16-17 से एक्टिव होते हैं पहली बार, 17 से तो स्पेशली आंदोलन चंपारण, फिर अहमदाबाद खेड़ा